हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल शिक्षा सार में आप सभी का स्वागत है। आप सभी मेरे वीडियो को देखिए और अगर पसंद आए तो लाइक करिए, शेयर करिए एंड सब्सक्राइब करिए। तो आज हम लोग क्या पढ़ेंगे, आइए यहाँ पे देखते हैं। सबसे पहले देखिए यहाँ पे क्या पढ़ेंगे। आज हम लोग बाल विकास के सिद्धांत, वृद्धि एवं विकास के सिद्धांत का शैक्षिक महत्व, हम लोग इन चीज़ों को देखेंगे अपने वीडियो में। तो आइए देखते हैं कि बाल विकास के सिद्धांत, प्रिंसिपल्स ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट के अंतर्गत क्या क्या चीज़ें आती हैं। तो फर्स्ट पॉइंट देखेंगे कि प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूअस डेवलपमेंट, निरंतर विकास का सिद्धांत किसे कहते हैं। तो सबसे पहले हम लोग जान लें कि बालक के विकास की प्रक्रिया कैसे कैसे होती है। बालक के विकास की प्रक्रिया उसके गर्भ में आने से ही प्रारंभ हो जाती है और उस समय तक चलती रहती है जब तक वह प्रौढ़ावस्था को प्राप्त नहीं कर लेता। जैसा कि मुनरो ने कहा है कि विकास परिवर्तन श्रृंखला की वह अवस्था है जिसमें बालक भ्रूणावस्था से लेकर के प्रौढ़ावस्था तक गुजरता है। विकास के परिणाम स्वरूप व्यक्ति में नवीन योग्यताएं और नवीन विशिष्टताएं प्रकट होती हैं। बालक के विकास की यह प्रक्रिया किस प्रकार से संपन्न होती है, इस संबंध में मनोवैज्ञानिकों ने क्या कहा है, आइए हम लोग देखते हैं। तो पहले पॉइंट को देखते हुए चलते हैं कि निरंतर विकास का सिद्धांत किसे कहा जाता है, इसमें क्या चीज़ें होती हैं। निरंतर विकास का सिद्धांत के अंतर्गत विकास की प्रक्रिया एक शाश्वत प्रक्रिया है जो निरंतर चलती रहती है। विकास की गति सदैव समान नहीं रहती। विकास की जो गति होती है वो हमेशा समान नहीं रहती है, कभी तेज रहती है तो कभी धीमे हो जाती है, परंतु अपने चरम सीमा पर पहुंचने से पूर्व कभी रुकती नहीं है। विकास की जो गति है वो कभी रुकती नहीं है, जिसके परिणाम स्वरूप व्यक्ति में कोई आकस्मिक परिवर्तन नहीं होता। जिसके परिणाम स्वरूप व्यक्ति में अचानक से कोई परिवर्तन नहीं होता है। बालक में शारीरिक और मानसिक गुण अचानक से विकसित नहीं हो जाते हैं। बालक में क्या अचानक से शारीरिक मानसिक गुण विकसित हो जाते हैं? नहीं। उसमें भाषा का विकास एक ही दिन में नहीं हो जाता है, धीरे धीरे होता है। इसकी नींव बालक में जन्म से ही शुरू हो जाती है। निरंतर विकास का सिद्धांत यही कहता है। नेक्स्ट देखेंगे प्रिंसिपल ऑफ इंटीग्रेशन, एकीकरण का सिद्धांत। विकास की प्रक्रिया एकीकरण के सिद्धांत का पालन करती है। इसके अनुसार बालक अपने संपूर्ण अंग को और फिर अंग के भागों को चलाना सीखता है। संपूर्ण अंग से मतलब है हाथ, पैर, आँख, नाक, मुंह, सब चीज़ों को चलाना सीखता है। इसके बाद वह उन भागों में एकीकरण करना सीखता है। सामान्य से विशेष की ओर बदलते हुए विशेष प्रतिक्रियाओं तथा चेष्टाओं को इकट्ठे रूप में प्रयोग में लाना सीखता है। सामान्य से विशेष की ओर बदलते हुए विशेष प्रतिक्रियाओं को इकट्ठे रूप में लाना सीखता है। उदाहरण के लिए मान लेते हैं कि एक बालक पहले पूरे हाथ को, फिर अंगुलियों को और फिर हाथ एवं उंगलियों को एक साथ चलाना सीखता है। पहले बालक क्या करता है, एक उंगली को ऐसे मूव कराता है, फिर वह सारी अंगुलियों को एक साथ मूव कराना सीखता है। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे परस्पर संबंध का सिद्धांत, रेट ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट्स इज नॉट यूनिफॉर्म। इसमें हम देखेंगे कि वृद्धि और विकास की गति की दर एक सी नहीं रहती है, हमेशा चेंज होती रहती है। इसके पहले हम लोग जो देखना चाह रहे थे यहाँ पे वो है प्रिंसिपल ऑफ इंटर रिलेशन, जो परस्पर संबंध का सिद्धांत कहलाता है। दोस्तों, परस्पर संबंध के सिद्धांत से यहाँ तात्पर्य यह है कि विकास की सभी
दशाएं शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, संवेगात्मक आदि एक दूसरे से परस्पर संबंधित होते हैं। इसमें से किसी भी एक दिशा में होने वाला विकास अन्य सभी दिशाओं में होने वाले विकास को पूरी तरह प्रभावित करने की क्षमता रखता है। उदाहरण के लिए, जिन बच्चों में औसत से अधिक बुद्धि होती है वे शारीरिक और सामाजिक विकास की दृष्टि से भी काफ़ी आगे बढ़े हुए पाए जाते हैं। दूसरी ओर, एक क्षेत्र में पाई जाने वाली न्यूनता दूसरे क्षेत्र में हो रही प्रगति में बाधक सिद्ध हो जाती है। यही कारण है कि शारीरिक विकास की दृष्टि से पिछड़े बालक जो होते हैं वो संवेगात्मक, सामाजिक और बौद्धिक विकास में भी उतने ही पीछे रह जाते हैं। इतना क्लियर हुआ? जो हमारा परस्पर संबंध का सिद्धांत है वो आपको तो समझ में आ ही गया होगा। उदाहरण के लिए मैंने बता ही दिया है। चलिए आइए नेक्स्ट चलते हैं। रेट ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट इज नॉट यूनिफॉर्म। इट मीन्स वृद्धि और विकास की गति की दर एक सी नहीं रहती। यहाँ पे कहा जा रहा है कि विकास बराबर होता रहता है परंतु इसकी गति सब अवस्थाओं में एक जैसी नहीं रहती है। शैशवावस्था के शुरू के वर्षों में यह गति कुछ तीव्र हो जाती है परंतु बाद के वर्षों में यह धीमी हो जाती है। पुनः किशोरावस्था के प्रारंभ में इस गति में फिर से तेज वृद्धि हो जाती है परंतु यह अधिक समय तक नहीं रहती है। इस प्रकार वृद्धि और विकास की गति में उतार चढ़ाव आते ही रहते हैं। किसी भी अवस्था में यह एक जैसी नहीं रहती है। अब हम लोग देखेंगे विकास समान से विशेष की ओर चलता है। विकास जो होता है सामान्य से विशेष की ओर चलता है। डेवलपमेंट प्रोसीड फ्रॉम जनरल टू स्पेसिफिक रिस्पॉन्सेस। विकास और वृद्धि की सभी दिशाओं में विशिष्ट क्रियाओं से पहले उनके सामान्य रूप के दर्शन होते हैं। एग्जाम्पल फॉर, अपने हाथों से कुछ चीज़ों को पकड़ने से पहले बालक इधर उधर यूं ही हाथ पैर मारता है, चलाता है। इसी तरह शुरुआत में एक नवजात शिशु के रोने और चिल्लाने में उसके सभी अंग प्रत्यय भाग लेते हैं परंतु बाद में वृद्धि और विकास की प्रक्रिया के फलस्वरूप यह क्रियाएं उसकी आँखों और वाक् तंत्र तक ही सीमित हो जाती है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि भाषा विकास में भी बालक विशेष शब्दों से पहले सामान्य शब्द ही सीखता है। पहले वह सभी व्यक्तियों को पापा कहकर संबोधित करता है या दादा मम्मी, कोई एक शब्द को सेलेक्ट करता है और वही सबको कहना स्टार्ट करता है। इसके पश्चात ही वह केवल अपने पिता को पापा कहना सीख जाता है। नेक्स्ट पॉइंट हम लोग देखेंगे कि विकास की भविष्यवाणी की जा सकती है। डेवलपमेंट इज प्रेडिक्टेबल। इसमें हम देखेंगे कि एक बालक की अपनी वृद्धि और विकास की गति को ध्यान में रखकर उसके आगे बढ़ने की दिशा और स्वरूप के बारे में भविष्यवाणी की जा सकती है। जो विकास की भविष्यवाणी की जा सकती है, इस पॉइंट में हम लोग देखेंगे, एग्जाम्पल के माध्यम से समझेंगे कि एक बालक की कलाई की हड्डियों का एक्सरे लिया जाने वाला चिन्ह यह बता सकता है कि उसका आकार प्रकार आगे जाकर किस प्रकार का होगा। इसी तरह बालक को इस समय की मानसिक योग्यताओं के जाने के सहारे उसके आगे के मानसिक विकास के बारे में पूर्वानुमान लगाया जा सकता है। समझ में आया दोस्तों? आगे चलते हैं हम लोग। प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस, इसके बारे में हम लोग जानते हैं ये क्या होता है। आइए जानते हैं। इस सिद्धांत के अनुसार बालकों का विकास और वृद्धि उनकी अपनी इंडिविजुअलिटी के अनुरूप होती है। वे अपनी स्वाभाविक गति से ही वृद्धि और विकास के विभिन्न क्षेत्रों में आगे बढ़ते रहते हैं।
जो बालक होता है वो अपने स्वाभाविक गति से ही वृद्धि और विकास के विभिन्न क्षेत्रों में आगे बढ़ता रहता है। इसी कारण उनमें पर्याप्त विभिन्नताएं देखने को मिलती हैं। कोई भी एक बालक वृद्धि और विकास की दृष्टि से किसी अन्य बालक के बराबर नहीं होता है, क्योंकि सबकी वृद्धि विकास, बुद्धि, मानसिकता जो होती है वो सब अलग अलग होती है। इसके बाद हम लोग देखेंगे वृद्धि एवं विकास की मनोवैज्ञानिक सिद्धांत के बारे में देखेंगे, और इसमें क्या क्या चीज़ें हैं। इसमें 5 पॉइंट है जो हम लोग देखेंगे। सबसे पहला पॉइंट है फर्स्ट, फ्रायड का मनोलैंगिक विकास सिद्धांत। सेकंड है प्याजे का संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत। एंड थर्ड है एरिक्सन का मनोसामाजिक विकास सिद्धांत। फोर्थ है चॉम्स्की का भाषा विकास सिद्धांत। एंड लास्ट फिफ्थ कोहलबर्ग का नैतिक विकास सिद्धांत। इसमें हम लोग आगे देखते हैं कि वृद्धि एवं विकास के सिद्धांतों का शैक्षिक महत्व क्या होता है, और उसके बाद इसके महत्व को कितनी श्रेयता दी गई है यहाँ पे देखेंगे। तो वृद्धि और विकास के उपरोक्त सिद्धांतों का शैक्षणिक दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण स्थान है, जो निम्न वर्णन द्वारा स्पष्ट हो सकता है। यहाँ पे वृद्धि और विकास की गति और मात्रा सभी बालकों में एक जैसे नहीं पाई जाती। सभी बालकों की जो वृद्धि और विकास की जो गति होती है वो एक बराबर मात्रा में नहीं पाई जाती। सबकी अलग अलग मात्रा में वृद्धि और विकास की गति होती है। अतः व्यक्तिगत अंतरों को ध्यान में रखकर हमें सभी बालकों से एक जैसी वृद्धि और विकास की आशा नहीं करनी चाहिए। नेक्स्ट है बालकों की वृद्धि और विकास की भविष्य में होने वाली प्रगति का अनुमान लगा लेने के कारण हमें यह लाभ हो सकता है कि हम उनसे आवश्यकता से अधिक या कम आशाएं ना लगा बैठें। जो बालक आगे जाकर जैसा बन सकता है उसी को ध्यान में रखकर हम अपने प्रयत्न कर सकते हैं, और इस तरह से अनावश्यक परिश्रम, मेहनत और निराशाओं से अपने आप को बचा सकते हैं। नेक्स्ट है वृद्धि और विकास के दिशा और परिणाम संबंधी सिद्धांत हमें यह बताते हैं कि एक ही जाति के सदस्य में वृद्धि और विकास से संबंधित कुछ समानता पाई जाती है। इस दिशा में जिस रूप में विकास या वृद्धि होनी चाहिए उसी तरह बालक की वृद्धि और विकास उसे विशेष अवस्था या आयु में हो रही है या नहीं, इस बात को हम ध्यान में रखने की चेष्टा कर सकते हैं। इसी आधार पर हम बालकों में समानता या असमानता की मात्रा का अनुमान लगाकर उनकी उचित वृद्धि और विकास में सहायता कर सकते हैं। नेक्स्ट है वृद्धि और विकास की सभी दिशाएं अर्थात विभिन्न पहलुओं जैसे मानसिक विकास, शारीरिक विकास, संवेगात्मक विकास और सामाजिक विकास आदि परस्पर एक दूसरे से संबंधित होते हैं। ये बालक के वृद्धि और विकास में बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट होता है। इस बात का ज्ञान हमें बालक के सर्वांगीण विकास पर ध्यान देने के लिए प्रेरित करता है। किसी एक पहलू पर ध्यान न देने से दूसरे सभी पहलुओं में प्रगति में बाधा पड़ सकती है। इस बात का ज्ञान हमें परस्पर संबंध के सिद्धांत द्वारा होता है। वृद्धि और विकास को ध्यान में रखते हुए क्या क्या विशेष परिवर्तन होने चाहिए, इस बात का ज्ञान भी इन्हीं सिद्धांतों के आधार पर हो सकता है। यह ज्ञान न केवल माता पिता तथा अध्यापकों के विशेष रूप से तैयार करने के लिए आधार देता है, बल्कि इससे भी आने वाली समस्याओं तथा परिवर्तनों के लिए अपने आप को तैयार करने में समर्थ हो जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है वंशानुक्रम तथा वातावरण दोनों मिलकर
बालक की वृद्धि और विकास के लिए उत्तरदायी होते हैं। इनमें से कोई एक नहीं, अगर इनमें से कोई एक ना हो तो हम किसी की भी अपेक्षा नहीं कर सकते हैं। इस बात का ज्ञान हमें वातावरण में आवश्यक सुधार लाकर बालकों को अधिक से अधिक कल्याण करने के लिए प्रेरित करना चाहिए। दोस्तों, यहाँ पे एक पॉइंट छूट गया है, जो है विकास की एक रूपता। क्या है? विकास की एक रूपता पॉइंट छूट गया है, जो हम लोग ऐसे ही पढ़ लेते हैं। इसके अंतर्गत आता है यूनिफॉर्म ऑफ पैटर्न डेवलपमेंट। तो विकास क्रम की एक रूपता जो होती है, विकास की गति एक जैसी न होने तथा पर्याप्त व्यक्तिगत अंतर पाए जाने पर भी विकास क्रम में कुछ एक रूपता के दर्शन होते हैं। एग्जाम्पल फॉर, जैसे मनुष्य जाति के सभी बालकों की वृद्धि सिर की ओर से प्रारंभ होती है, न कि पैर की ओर से। इसी तरह बालकों के गत्यात्मक और भाषा विकास में भी एक निश्चित प्रतिमान और क्रम के लिए दर्शन किए जा सकते हैं। एंड नेक्स्ट, विकास की दिशा का सिद्धांत। क्या है? विकास की दिशा का सिद्धांत। इसके अंतर्गत हम लोग देखेंगे, इस सिद्धांत के अनुसार बालक की प्रक्रिया पूर्व निश्चित दिशा में आगे बढ़ती है। कुप्पुस्वामी ने इनकी व्याख्या करते हुए लिखा है कि जो बालक का विकास होता है वह सिर से पैर की ओर होता है। सबसे पहले बालक अपने सिर और भुजाओं की गति पर नियंत्रण करना सीखता है और उसके बाद फिर टांगों को। इसके बाद ही वह अच्छी तरह बिना सहारे खड़ा होना और चलना सीखता है। विकास का क्रम केंद्र से प्रारंभ होता है और फिर बाहरी विकास होता है और इसके बाद संपूर्ण विकास होता है। उदाहरण के लिए हम लोग देख सकते हैं कि पहले रीढ़ की हड्डी का विकास होता है और उसके बाद भुजाओं, हाथ तथा हाथ की उंगलियों तथा तत्पश्चात इन सब का पूर्ण रूप से संयुक्त विकास होता है। आज के लिए इतना ही। अगर आप लोग को मेरी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू।